रहा हूँ यहाँ से, तो यहाँ आने के बाद आप सबको तकलीफ दी। आज दो मुख्य तौर पे दो मुद्दे हैं। एक तो जो हमारा कार्यक्रम चल रहा था विपक्ष आपके समक्ष करनाल में हुआ और वो बहुत ही कामयाब उसमें हुआ। और वहाँ लोगों ने अपनी समस्याएं रखी, जैसे बेरोजगारी की रखी, डीएपी खाद की कमी रखी। वहाँ करनाल मंडी में भी हम गए, कुरुक्षेत्र भी गए। करनाल मंडी में जैसे धान की एमएसपी नहीं मिल रही थी, लिफ्टिंग नहीं हो रही थी, तो पैडी पेट्रोल में बड़ी दिक्कत थी। और जिस प्रकार से डीजल पेट्रोल और गैस के भाव बढ़ रहे हैं, सिलेंडर, इसकी चर्चा हुई। और टमाटर जो किसान ने पैदा किया जब, तो उसको कुछ मिला नहीं। अब 80 रुपये टमाटर हो गया, 60 रुपये प्याज हो गया। ये मतलब दिखाता है किस किस तरफ से है। तो लोगों ने बड़ी भारी शिकायत की कि अपराधों में बड़ी इंक्रीज है, क्राइम में। और बेमौसमी बारिश का नुकसान जो है वो गिरदावरी प्रॉपर नहीं हुई और किसानों को लाभ नहीं हुआ। उसमें एक प्रकार से बहुत सारी समस्याएं थी उन्होंने कहा। और विकास के नाम की कोई चीज़ करनाल में भी कोई विकास के नाम की कोई नहीं थी। सड़क टूटी पड़ी है, खड्डे हैं। तो इस प्रकार से लोग हर वर्ग हमारे को मिले, वहाँ किसान भी मिले और आप व्यापारी भी मिले, दुकानदार भी मिले, कर्मचारी भी मिले। कर्मचारी परेशान हैं और गरीब आदमी जैसे सफाई कर्मचारी हैं और हैं, वो सब मिले, सब परेशान। तो बहुत लोगों हमारे को स्थानीय समस्याओं का भी बहुत पता लगा। और उसकी देखते हुए जैसा मैंने कहा था, इस कार्यक्रम को रखेंगे। अगला कार्यक्रम जींद में 14 नवंबर को हम करेंगे, जींद में विपक्ष आपके सामने, और वहाँ जो आएगी वो आएगी। दूसरा, ये सरकार आओ इधर आ जाओ बताएगी। सरकार जो है 7 साल अपने मनाने जा रही है, 7 साल पूरे होने जा रही है मौजूदा सरकार के, 5 साल पिछली सरकार के और 2 साल ये गठबंधन सरकार के। और मैं देख रहा था विभिन्न मंत्रियों की बातें कि क्या क्या उपलब्धियां वो बता रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कोई उपलब्धि है, बिल्कुल विफल सरकार है। 7 साल में मैं अलग अलग विभागों की आपको बताऊंगा, तो जौन से विभाग के पूछो क्या इनकी अचीवमेंट रही है, तो कोई भी, चाहे वो विकास हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे आप कोई भी डिपार्टमेंट आप उठाओ, हर डिपार्टमेंट में सरकार सफल है। क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करते थे ये, वो भी फिसल के 13वें नंबर पे आ गया। तो कोई भी मतलब वही कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। और बेरोजगारी इतनी बेतहा फैल गई है कि लाइन लगी हुई है। और जो आपका खाद अवेलेबल नहीं है। तो कोई भी आप पहलू देखें कि सरकार जो पूर्ण रूप से पहले, उनके पास कोई ऐसा वो नहीं है कोई अपनी अचीवमेंट बता सके। डेवलपमेंट में देखें कोई नया इंस्टीट्यूट लेके नहीं आए। जब सरकार बनी, जब उन्होंने कहा पहले दिन, जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज हमारे समय में बना था करनाल में, कि उसको अब यूनिवर्सिटी बनाएंगे, आज तक उसके ऊपर एक ईंट नहीं रखी गई, ना कोई नया कोई आया। हाँ, ये जो इन्होंने वादा किया था 24 घंटे बिजली देंगे, आज ऐसे समय में बिजली की लेता है। और ये कह रहे हैं बाहर से खरीदो, बाहर से तो खरीदने की जरूरत ही नहीं। हम तो ऐसा हरियाणा छोड़ के गए थे जहाँ सरप्लस बिजली पैदा, इन्होंने एक प्लांट नहीं लगाया, एक यूनिट नहीं बढ़ाई। इसी प्रकार से ट्यूबवेल कनेक्शन की बात कही थी, हम फ्री देंगे, ट्यूबवेल कनेक्शन देने बंद कर दिए। आप कोई भी देखो, किसान को कहा भी एमएसपी देंगे हम, तो किस उस पे, स्वामीनाथन पे। मैं इनके घोषणा पत्र की बता रहा हूँ बात। तो एक भी घोषणा पत्र में हिंदू ऐसा नहीं है इनका
2014 और 2019 में कि जो इन्होंने पूरा किया। इन्होंने कहा 5100 रुपये हम पेंशन देंगे, 5100 रुपये हम पेंशन देंगे और MSP में कानून बनाएंगे, ये JJPR भी इसमें था, और 100 रुपये प्रति क्विंटल बोनस भी देंगे। तो वो तो बोनस और देखो MSP नहीं मिल रही। और ये भी कहा था शराब को गांव के ठेकों को गांव से बाहर निकालेंगे ग्रामीण। इसी प्रकार से ग्रामीण बच्चों को परीक्षा में 10% एक्स्ट्रा नंबर देने की बात कही थी। आप कुछ भी उठा लो, एक भी नहीं किया। और ये कहा था कि पुरानी पेंशन लागू करेंगे हम कर्मचारियों के लिए, ये भी कहा था। और ये भी वायदा था इनका कि जो कर्मचारियों को पंजाब के बराबर हम वेतन देंगे, पंजाब के बराबर। मोटर व्हीकल एक्ट की तो चालान की दरों में कम करने की बात थी, तो कई गुना ज्यादा कर दी इन्होंने। ये बहुत सारी बातें जो इनके वायदों से कह रहा हूँ, जो इनके JJP के वायदे हैं, BJP JJP के। 12वीं पास बच्चों को 6000 रुपया प्रति माह बेरोजगारी अलाउंस और ग्रेजुएट को 9000 देने का वायदा किया था। इसी प्रकार से कहा था 2 एम्स होंगे, वो एक एम्स के कभी नीम का पत्थर इधर रख देते, कभी इधर रख देते। कोई IIM, कोई ऐसा कोई NIT या ऐसा कोई भी एक इंस्टीट्यूट लेके नहीं आए, कुछ को ये कैश के नाम जरूर बदला। जैसे YMC यूनिवर्सिटी हमने रखा था, YMC की यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया था, उसका नाम बदल दिया जो उन्होंने रखा और किसी नाम से दिया। लैपटॉप देने की बात कही थी 10वीं और 12वीं वालों को। इस प्रकार से आप कितने ही करो, ये जो गेस्ट टीचर थे उनको रेगुलाइज करने की बात कही थी। और जो मतलब ग्रामीण जो वो सफाई कर्मचारी थे उनको पूरा रेगुलर करने की बात कही थी और 15,000 रुपये देने की बात कही थी महिलाओं को। तो कोई भी आप देखो, छोटे जो पशुपालक हैं उनको वायदा किया जाए हम इंश्योरेंस भी कराएंगे, वो इंश्योरेंस भी नहीं कराते। अब कोई उनका वो नहीं है। साल में ना कोई नई रेलवे लाइन, ना कोई बहुत बड़ी सड़क, बल्कि जो खुद गई थी नहर दादूपुर नलवी, उसको उल्टा कर दिया। ये जो नेशनल हाईवे बन रही थी जो सोनीपत से UP से होकर उधर जाने राजस्थान बॉर्डर तक, उसके बारे में मुख्यमंत्री ने स्वयं पत्र लिखा कि हरियाणा को रोड की जरूरत पहली सरकार होगी पूरे देश में जिसने नेशनल हाईवे को लिखा हुआ हमारे रोड की जरूरत नहीं। मेरे पास दोनों पत्र हैं। उसके जवाब में गडकरी उस टाइम मंत्री थे, उन्होंने कहा ठीक है भाई 1000 करोड़ हमारा खर्च हो चुका, आप जमा करा दो। फिर जब वो जाके रोड कहीं बनी नहीं, UP से है नेशनल हाईवे नंबर तो मेरे याद नहीं, इधर से आती UP से आती है राजीव गांधी एजुकेशन सिटी के साथ, इधर भिवानी और राजस्थान में जाती है। नहीं कोर्ट को दूसरी होगा। ये हमने मंजूर कराई थी 2013 या 14 में। और जो पिछली विधानसभा में मुद्दे उठे थे 2-3 बड़े गंभीर मुद्दे थे। एक तो जो बेरोजगारों के साथ जो लूट मची हुई है इस प्रदेश में, जिस प्रकार से परचून की दुकान में सामान मिलता है, इस तरह यहाँ प्रदेश में नौकरियां भी की। उसका नतीजा ये हुआ HSS उसके कमीशन के क्लर्क भी सस्पेंड हुए, चेयरमैन को भी सस्पेंड करना पड़ा। और पेपर लीक मेरे ख्याल में 2 दर्जन से भी ज्यादा, 3 दर्जन के करीब पेपर लीक हो चुके। अभी आज के उसमें अखबार में है ORM शीट्स, इतने
580 ORM सीट्स जो है ब्लैंक मिली हुई है, ब्लैंक मिली। हमने ये कहा था भाई ये पेपर लीक का जो मामला है, जो ये धांधलेबाजी है, इसकी सीबीआई इंक्वायरी कराया जाए। पता नहीं क्यों संकोच करती है सरकार, किसको संरक्षण देना चाहती है, किसको बचाना चाहती है। दूसरा मुद्दा था जो कि मुख्यमंत्री जी ने हाउस में कहा था, जो कोरोना से जो ऑक्सीजन की कमी से डेथ हुई थी, उन्होंने कहा था कोई ऑक्सीजन कमी से डेथ नहीं हुई। मैंने कहा था इसके लिए हाई लेवल कमेटी बनाई जाए हर जिले में, और उन्होंने कहा था हम बनाएंगे, कोई नहीं, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं। इसके बाद जितने घोटाले हुए हैं, जिन पर भी इन्होंने एसआईटी लगाई है या कोई इंक्वायरी बिठाई है, फिर किसी की रिपोर्ट आज तक उभर के नहीं आई। चाहे वो शराब का घोटाला हो, चाहे रजिस्ट्री का घोटाला हो, चाहे धान की खरीद का घोटाला हो, चाहे नौकरियों का घोटाला, कोई भी मतलब जहां भी कहा कि हम एसआईटी बनाएंगे, लेकिन कोई भी आपने देखा प्रकाशित कमेटी बनाई थी, उसकी भी रिपोर्ट मेज के नीचे है, असलियत बाहर नहीं आ रही। कौन दोषी है जो प्रदेश को बर्बाद क्यों हुई, प्रदेश बर्बाद क्यों हुआ उतना। तो इस प्रकार से जो 7 साल 5 पहले और 2 इस गठबंधन सरकार के जो सरकार के हैं, ये हरियाणा को पीछा ले गए। जो हरियाणा का स्थान था 2014 में, चाहे वो शिक्षा हो, हेल्थ में देखो, हेल्थ में दिखाना भाई कौन से नंबर पर पहुंच गए। एजुकेशन है तो रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब जैसे राज्य से पिछड़कर हरियाणा 67 अंक के साथ 14वें स्थान पर पहुंच गया। एजुकेशन हरियाणा शिक्षा, आर्थिक वृद्धि, स्वच्छ पानी, अपराध के बारे में पूरी तरह पिछड़ गया। एजुकेशन का बनता है ना, एजुकेशन में जैसे कुरुक्षेत्र की यूनिवर्सिटी जो है 2018 में 80वें स्थान पे थी, अब वो पहुंच गई है 119वें स्थान पर। 2019 में 98 पे थी, पहले 80 पर थी, और अब पहुंच गई है 119 में। इसी प्रकार से ये यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट होती है सब। हाँ, ये NIR इसी तरह MDU रोहतक की 2018 में रैंकिंग 76 थी, 19 में वो 90 पर पहुंच गई। मतलब कोई भी देखो, चरण सिंह यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2019 में 50 थी, आज वो 63 पहुंच गई। और इंजीनियरिंग स्थानों में सूची में कुरुक्षेत्र का राष्ट्रीय जो ये है इंस्टीट्यूट है ना कुरुक्षेत्र में, हाँ, उसमें 50.59 अंकों के साथ 44वें स्थान पर रहा है। अब इसकी रैंकिंग 4 साल से और भी नीचे आई। और 2020 में स्कूल शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1ली से 12वीं तक विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों की 34,850 पोस्टें खाली हैं। जहाँ जिस छोटे से प्रदेश में 35,000 पोस्ट खाली हो टीचरों की 12वीं तक के स्कूलों में, तो आगे क्या बच्चों का भविष्य होगा, ये आप समझ सकते हैं।
हेल्थ का जो है हमारे साथ समय तो 4 मेडिकल कॉलेज, एक एम्स पता नहीं कितने वो खुले। इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट में जो कोरोना के वो देखते हुए भी 9046 पोस्ट खाली है और स्टाफ नर्स जो सबसे फ्रंट होती है 2260, डॉक्टर 980 और NPHW 552 पद खाली है। नीति आयोग द्वारा जारी हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट में हरियाणा पड़ोसी राज्य पंजाब और हिमाचल से भी पिछड़ गया है। ये तो हेल्थ की है। तो हेल्थ है, एजुकेशन है, कोई भी आप लगाओ, क्राइम में भी बहुत हम तो इस प्रकार से अपराध में जिसमें कहा क्राइम में बहुत आगे हम बहुत सारे उसमें किसी में दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर में है। 2000 की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में रोज 3-4 हत्याएं, 5-6 रेप, 10-12 अपहरण और 100 से ज्यादा चोरी, लूट, डकैती, वाहन चोरी, फरोख्ती, वसूली जैसे वारदात होती है। NCR की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश दंगों में 2467 मामले दर्ज किए गए हैं। आपसी टकराव के मामले में हरियाणा में 8.4 की रेट के साथ पूरे देश में दूसरे नंबर पर है। इसी के साथ कास्ट कॉन्फ्लिक्ट यानी जातीय संघर्ष के मामलों में हरियाणा 0.2 की रेट के साथ 28 राज्यों में बिहार के साथ पहले स्थान पर रहा है। महिलाओं के प्रति अपराध की रेट हरियाणा में 28 राज्यों में 94.7 की रेट के साथ चौथे नंबर पर रहा है। महिलाओं की किडनैपिंग और अपहरण की रेट में हरियाणा 28 राज्यों में से 17.7 की रेट के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। महिलाओं के अपहरण में प्रदेश में प्रतिदिन औसतन 6 मामले हर रोज महिलाओं के अपहरण से दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ यदि रेप के मामलों पर नजर डाली जाए तो हरियाणा में साल 2020 में 1373 मामले दर्ज किए गए। अगर रेप रेट की बात की जाए तो प्रदेश 10 की रेट के साथ 28 राज्यों में दूसरे स्थान पर है हमारा प्रदेश। नशे की ओवरडोज और नार्कोटिक्स के मामले में हरियाणा लगातार कई राज्यों को पीछे छोड़ता जा रहा है। इस प्रकार से क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ऐसा प्रतीत होता है यहाँ कोई सरकार नाम की चीज ही नहीं है, कोई मतलब किसी चीज की रोक टोक नहीं है। तो और आपका ये ग्रोथ रेट वो 8.2 था हमारे टाइम में, तो 5 पॉइंट्स कुछ हो गया हरियाणा का। नेशनल एवरेज से भी बहुत नीचे आ गया उस हिसाब से। तो हर उस पे पैमाने पे कि सरकार फिसड्डी सरकार निकली है और हरियाणा को पीछे ही धकेला है। इसमें कोई कंपैरेटिव डाटा भी है क्या? 2014 में क्या स्थिति थी कानून व्यवस्था की? कंपैरेटिव है आपके पास है नहीं, लेकिन कंपैरिजन दे के बता रहा हूँ आपको। इस बार माने अनएम्प्लॉयमेंट में है 2014 में 2.8 थी, जो आज 35.7 बता रहे हैं। इसी प्रकार से आप प्रति व्यक्ति आय प्रति निवेश में हरियाणा नंबर 1 था पूरे उसमें। आज कहीं नंबर ही नहीं है इन्वेस्टमेंट का, हरियाणा का निवेश का कहीं इन्वेस्टमेंट ही है। इस प्रकार एजुकेशन भी बहुत अच्छी हमारी होती हर हिसाब में, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, सब चीज में, कानून व्यवस्था में। 2014 में जो स्थिति थी उसके बाद जब हमारी सरकार आई
और 1 साल के अंदर जो कानून व्यवस्था कायम की गई वो बहुत ही अच्छी रही, सुधार रहा। मेरे तरफ से तो हो गया, आप बताओ मेरे को कुछ। जो उनकी बात है, ये जो कह रहे हैं 7 साल में सत्यानाश किया, 7 साल में उन्होंने। मेरे से कहोगे तो हर डिपार्टमेंट के 7 सवाल में रोज भेज दिया करूँ आपके पास, जो इसे पूछने वाले हैं। मतलब ये आप स्पोर्ट्स लगाओ, स्पोर्ट्स में हरियाणा सबसे ऊपर था, आज कहाँ गया हरियाणा। और जो नौकरी लगाए हुए थे हरियाणा स्पोर्ट्स में 1500 वो निकाल दिए। जो डीएसपी बनाए थे उनकी प्रमोशन रोक दी, कोई नया डीएसपी भर्ती किया नहीं। मतलब कोई भी विभाग उठा लो। दो मुद्दे हैं जो दो मुद्दे हैं जो पब्लिक सरोकार से हैं, लेकिन विपक्ष उनको उठाते हुए कहीं नजर नहीं आता। एक है महंगाई और दूसरा इस समय डेंगू और चिकनगुनिया का मामला लगभग हर जगह फैला हुआ है। सरकार एक तरीके से शिथिल सी है, लेकिन विपक्ष भी जो है इन मुद्दों महंगाई, अगर आप ये कहते हैं महंगाई में विपक्ष भी नहीं उठा रहा, तो और कौन उठा रहा भाई? आप तो आपके लिए उठा रहे, आप तो उठा नहीं रहे। विपक्ष तो आपको हर जगह हमने प्रदर्शन किए हैं। कहा कोई आंदोलन नहीं, कोई नहीं, आप बात सुनो। कोरोना की पाबंदियां हैं, यहाँ बहुत बड़े आंदोलन होता, लेकिन हर जगह हमने डिस्ट्रिक्ट पे प्रदर्शन किए हैं, ज्ञापन दिए हैं, जाते आवाज उठाते हैं। और ये भी कहते हैं जो मान लो आज डीजल पेट्रोल है, सिलेंडर कह रहे हैं सिलेंडर सारे खाली पड़े हैं गरीब आदमी के। और डीजल का भाव अंतरराष्ट्रीय बाजार में जब महंगा था, उस टाइम तो डीजल सस्ता था यहाँ। आज अंतरराष्ट्रीय बाजार में डीजल सस्ता है या महंगा है, क्योंकि यूपीए के समय में सब्सिडाइज देते थे हम, चाहे डीजल हो पेट्रोल हो, लाखों रुपए लाखों करोड़ों की सब्सिडाइज देते। और इस सरकार ने डीजल और इसके से 9.5 लाख करोड़ जो है कमाया है। और हरियाणा सरकार ने, हमारे सरकार में जो वेट है वो 9 पॉइंट समथिंग था, इनकी डबल कर दिया। ये तो दें तो किसान की लागत तो बढ़ गई, गरीब आदमी की रसोई पर इतना भारी असर पड़ा है। आज आम आदमी का जीवन दुर्लभ हुआ है, किसान की लागत बढ़ गई, आमदनी घट गई, एमएसपी मिल रही, ये आप सबको मालूम है। डीएपी थानों में बंटवाई जा रही है, थानों में। मतलब कोई किसी भी एक भी उस पे ये मैं सरकार कामयाबी है। जो गठबंधन की सरकार बनी 2 साल पहले, मैंने कहा था कि भाई नीतिगत तौर पे तो गठबंधन है नहीं है, ये तो स्वार्थ के तौर पे बना हुआ, अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। वो हरियाणा के हित के लिए नहीं गठबंधन बना, लेकिन फिर भी 2 साल हम देते हैं इनको। 2 साल तक कोई भी अच्छा एक काम करेंगे तो प्रजातंत्र की रखने वाला आदमी मैं जरूर सराहना करूंगा, लेकिन 2 साल के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ, एक भी ऐसा काम नहीं हो जिसकी मैं सराहना कर सकूं। तमाम चीजों पर आपने बात रखी, इलाहाबाद में तो बाई इलेक्शन है, उसको कुछ बात छोड़े तो बताऊंगा। 2 साल हो रहे सरकार को, इस 2 साल के बीच में चुनाव आ गया, इलाहाबाद तो चुनाव नहीं, बड़ौदा भी आया था भाई, बड़ौदा में जीते थे हम। 2 साल के बाद दूसरा चुनाव आ गया, तो इस चुनाव में आप क्या मानते हैं कि सरकार के खिलाफ में लोग विपक्ष को यानी कांग्रेस मजबूत कांग्रेस को वोट करेगी? कांग्रेस जीतेगी और ये हारेगी। मौजूदा सरकार, गठबंधन सरकार का उम्मीदवार हारेगा, कांग्रेस जीतेगी। प्रचार में सर बहुत ज्यादा दम भी लगाया हैं? प्रचार में दम भी लगाया इसने आपने मेरा स्टाफ प्रचार मेरी जिम्मेदारी होती तो मैं भी लगा देता जी, आपका तो काम है। नहीं, हमारे सारे साथी है मतलब हिमाचल में तो गए प्रचार करने आप? नहीं, यहाँ भी इलाहाबाद में कल दीपेंद्र था, दीपेंद्र जी थे, कल दीपेंद्र जी थे, मैं भी आ गया। गए तो, लेकिन जिस तरह प्रचार
का मतलब है कि जैसे बड़ौदा तो मैं अगली बार आपसे पूछूंगा किस तरह का प्रचार होना चाहिए। प्रचार जिस तरह मैंने बड़ौदा में किया यहाँ भी किया है। नहीं सर, ये चर्चा है ना कि वहाँ पे शैलजा जी कर रहे हैं, आपने बड़ौदा में किया था। हैं? ये चर्चा है ना सर, वहाँ पे शैलजा जी प्रचार कर रही है और यहाँ पे बड़ौदा में हुड्डा साहब ने किया। नहीं, मैं तो बड़ौदा में भी किया था, वहाँ पे भी करके आया हूँ, सब जगह करूँगा। और कहीं होगा बाई इलेक्शन वहाँ करेंगे, और इलेक्शन ये सरकार के लिए इलेक्शन हो गए उसमें भी करेंगे। रिश्ते मेरे सबसे ठीक है, रिश्ते खराब किसी से नहीं है। रिश्ते मैं खराब रखता ही नहीं। आप कोई मेरे से खराब रखे उसकी मर्जी, मैं किसी से खराब नहीं रखता। मुकाबला आईएनएलडीसी है या बीजेपी से? मुकाबला आईएनएलडीसी है बीजेपी? नहीं, मुकाबला देखो है आईएनएलडी का और बीजेपी का नंबर 2 और 3 पे आने का, उनका मुकाबला है। हमारा तो हो रहा है, अब देखते हैं जो दूसरे नंबर पे आएगा वो दूसरे नंबर पे, इनका मुकाबला है दूसरे तीसरे पे कौन है। आप किससे मानते हो मुकाबला? मैंने बता दिया ना, हमारी तो पार्टी जीतेगी, इनमें से मुकाबला है। हम उससे मुकाबला माने जो दूसरे नंबर पे आएगा उससे हमारा मुकाबला हो जाएगा। इलाहाबाद कांग्रेस का मुकाबला किस पार्टी से है? बीजेपी से है या से? ऐसा है परवाना जी, मैं देख चुका जॉब इसका। कांग्रेस पार्टी तो जीत रही है, मुकाबला तो वहाँ दूसरे तीसरे स्थान का इनेलो और बीजेपी का है, गठबंधन का। कौन सा दूसरे पे आता है, कौन सा तीसरे पे? विपक्ष आपके द्वार में आपने करनाल में प्रोग्राम किया, विपक्ष आपके समक्ष, विपक्ष आपके समक्ष ओपी धनखड़ प्रदेश अध्यक्ष भाजपा कहते हैं कि वहाँ स्थानीय लोग तो जुड़े नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ता अलग अलग शहरों से आकर उन्होंने भीड़ दिखाने का काम किया। अच्छा। वो कार्यक्रम इनका पूरी तरह फेल। जो धनखड़ साहब कहते हैं वो सही बात नहीं आप तो बताओगे वो तो ये कहते हैं हमने 7 साल में पता नहीं स्वर्ग में पहुंचा दिया, हरियाणा पहुंच गया। नहीं, वो उनका है, वो आप अपना वहाँ लोकल आदमी थे, वो लोकल समस्याएं में हमारे को पता ही है। बहुत कामयाब प्रोग्राम था। पंजाब में आपकी पार्टी बनाने जा रहे हैं, आपकी क्या परवाना जी दो ना सर, परवाना जी माइक दो आप माइक दो इस पे बोलो जी। मेरा क्वेश्चन बड़ा क्लियर है हुड्डा साहब कि कांग्रेस पार्टी के पास तो ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, किस बेस पर, किसको लेकर वो जीतेगी? आपके पास क्या करेगा? इस बेस पर जैसे बड़ौदा में जीते थे उस टाइम का ऑर्गेनाइजेशन थी, जो स्थिति उस टाइम थी वो स्थिति आज। बड़ौदा में किस बेस पे जीत गई? आपके बेस पे जीते थे आप शायद। सर मेरा फेलियर ऑफ दिस गवर्नमेंट। सर मेरा गवर्नमेंट इज नॉट फेलियर। सर मेरा अचीवमेंट ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट, achievements of Congress government and failure of this government. सर कांग्रेस की बात हो रही है, अगर पंजाब की बात करें, पंजाब में कांग्रेस की स्थिति जिस तरह से देख रहे हो, आपके साथी भी रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, कल एक प्रेस वार्ता करके बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं, माना जा रहा है पॉलिटिकल आउटफिट अनाउंस कर सकते हैं। पूरे प्रकरण को किस तरह से देख रहे हैं कैप्टन साहब की नाराजगी और जो प्रकरण है इन फाइटिंग, उसको किस तरह से देख रहे हैं? तो देखो पंजाब में आपके मित्र कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पार्टी बना रहे हैं, इसलिए क्या कहेंगे? आपकी मेरे मित्र हैं और मित्र थे, मित्र रहेंगे। पार्टियां कितनी बनाए इससे क्या मतलब? मित्रता और पार्टी का कोई वो नहीं है। आप मेरे मित्र हो, कुछ कह जाओ, आप यहाँ कुछ सवाल पूछो, मेरे मित्र उधर हो गए। पर इससे सर पार्टी को फर्क पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी को फर्क पड़ेगा, खासकर पंजाब में अगर एक पॉलिटिकल पार्टी अनाउंस करते हैं। देखिए मैं हाइपोथेटिकल सवाल है, उसके बाद ही बताऊंगा क्या शेप लेके आते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी पंजाब में मजबूत है। मोदी जी ने कहा कि हरियाणा को दशकों बाद इतना ईमानदार मुख्यमंत्री मिला,
तो दशकों बाद का आप क्या मतलब लेते हैं? सारे मुख्यमंत्री 5-10 स्पेसिफिक बोला 5-10 हैं? 5-10 में 50 साल में कोई मुख्यमंत्री ईमानदार नहीं मिला, यही मिले, ये कायम होती उनका अपना आकलन है, मेरा अपना आकलन है। आपके आकलन में क्या है? सबसे भ्रष्ट सरकार अगर कभी हुई मेरा आकलन ये वो जब ये भ्रष्ट वो भी इतना खुला भ्रष्टाचार, ये आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है। लकी से करोड़ी हो गए। हाँ, लकी बन गए, करोड़ी बन गए, तो अखबार में कितनी बार कह चुका। इससे फालतू क्या हुआ? जो युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रही है, इस तरह नौकरियों की बोली जा रही है, पेपर लीक करे जा रहे हैं। जो पेपर लीक कर रहा है वो करोड़ ले रहा है, जो पेपर कर रहा है वो लाख ले रहा है। तो करोड़ी और लकी पैदा करने से बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है? और सीबीआई इंक्वायरी नहीं करा रहे, क्यों संकोच कर रही है सरकार? किसको बचाना चाहती है? मुख्यमंत्री ईमानदार मुख्यमंत्री को ईमानदार मानते हैं? मेरा क्वेश्चन ये ले करो आप। Sir, Captain Amarinder Singh, हाँ जी, now he is the former chief minister. अच्छा, उनकी एक पाकिस्तानी महिला पत्रकार से दोस्ती के कि बड़ा तूफान मचा हुआ है मुझे पाकिस्तान में और इंडिया के अखबार बड़े हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि पंजाब की आपकी पार्टी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिस्टर सुखविंदर सिंह रंधावा ने अनाउंस किया है कि हम बरीकी में जाकर इस बात की इंक्वायरी करेंगे, जांच करेंगे कि ये क्या माजरा क्या है। काइंडली टेल अस इसमें कांग्रेस पार्टी इन्वॉल्व है। कांग्रेस पार्टी कैसे इन्वॉल्व है? मैं कह रहा हूँ जी, आप क्या कह रहे हैं? कांग्रेस पार्टी का ये क्वेश्चन कांग्रेस पार्टी का नो वे इन्वॉल्व। मैं कह रहा हूँ जी कि कांग्रेस पार्टी इन्वॉल्व इसलिए है कि पाकिस्तान की भारतीय पंजाब की एक और महिला मिनिस्टर रजिया सुल्ताना और बेगम अनुषा आलम की फोटो छपी है मिसेस सोनिया गांधी के साथ। वो तो सुषमा जी के साथ भी छपी है, सबके साथ छपी है। एनीबॉडी का मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। मेरा ये कहना है कि क्या ये दोस्ती जो है इनकी कैप्टन साहब की और बेगम अनुषा आलम की, ये इसके बारे में जो चर्चे चल रहे हैं उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। नंबर 2, इनके इंटरेस्ट ऑफ द पीस तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए क्योंकि इन दोनों की लेट याद आई ना ये बात 10 साल में। अच्छा है परवाना जी, मेरे को आपका पूरी तरह सवाल समझ में नहीं आया। 10 साल से ये कैप्टन साहब चीफ मिनिस्टर थे, जब पूछते तो बहुत अच्छा बहुत दिनों के बाद मिला। आप कैप्टन साहब से पूछ सकते हरियाणा कांग्रेस हैं। में लौटते हैं, हरियाणा कांग्रेस में कांग्रेस में लेके थे, अब वापस हरियाणा कांग्रेस में लौटते हैं। सवाल अभी ये 10 साल कांग्रेस में थे, हम आपको हरियाणा कांग्रेस में वापस लेके आते हैं। सवाल आपका करनाल में विपक्ष आपके समक्ष आपके अनुसार बहुत अच्छा रहा और जीत में 14 नवंबर को होगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कहते हैं ये कार्यक्रम कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं है। यही बात जब आप पूरे 5 साल 7 साल प्रोग्राम करते रहे, 100 अक्टूबर बोलते रहे, आपके किसी भी कार्यक्रम पे दादन प्रेसिडेंट और आज के प्रेसिडेंट क्यों नहीं मानते कि कांग्रेस का कार्यक्रम है? आप कांग्रेस के लीडर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। आई एम CLP लीडर और ये सब हमारे कांग्रेस के विधायक हैं, इनका फैसला है। दे आर पार्ट ऑफ कांग्रेस। कोई इनको कांग्रेस को नहीं मानता है तो कांग्रेस एक्सप्लेन कर दे। कोई का बदल क्या सीधा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बोल रहे हैं। जो पार्टी का फैसला है, जो कार्यक्रम कर रहे हैं CLP का फैसला है, कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी का फैसला है। इट इज पार्ट ऑफ कांग्रेस पार्टी, तो कोई इस बात नहीं है। आप जीत में कार्यक्रम
सीएलपी का कह रहे हैं 20 विधायक आपके पहुंचे थे, 11 नहीं थे, तो ये कांग्रेस विधायक दल का तो या तो विधानसभा में भी सारे इकट्ठे नहीं पहुंचते, कई जाओ जिनको काम होता है नहीं होता। हुड्डा साहब आप सीएलपी का प्रोग्राम है, हुड्डा साहब कहीं 20 पहुंच जाएंगे, कहीं 22 पहुंच जाएंगे, कहीं 15 पहुंच जाएंगे, कहीं 25 पहुंच जाएंगे। हुड्डा साहब अब कांग्रेस हितैषी हैं, कांग्रेस पार्टी और हुड्डा साहब किसानों के साथ खड़े हुए हैं, पर विरोधियों का ये मानना है कि ये मात्र दिखावा है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सेक्शन 4 और 5 के अंतर्गत फायदा लेते हुए डीएलएफ आप आवंटित ना करते। क्या नहीं करते? आप कांग्रेस आप किसानों के हितैषी हैं, किसानों के साथ खड़े हुए हैं, पर विरोधियों का ये कहना है कि अगर आप किसानों के साथ, माफी चाहूंगी मैं पर्टिकुलर तो नहीं कह सकती हूँ, विरोधी का पता लगे कौन विरोधी, मैंने देखा नहीं कोई विरोधी का, कौन विरोधी? आप सवाल समझना चाहते हैं, आप सवाल समझना चाहते हैं? आपका सवाल तो पूछना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, कौन विरोधी? आपने कहा है, देखिए माफी चाहूंगी मैं ऐसे पर्टिकुलर विरोधी बीजेपी पार्टी है, विरोधी इनेलो की किसने कहा है? मैं तो हरियाणा में तो या तो विरोधी पार्टी बीजेपी है, विरोधी तो कोई भी हो सकता है सर, विरोधी तो कोई भी हो सकता है। अब मैं पर्टिकुलर नहीं मेंशन करना चाहूंगी, आप सवाल का जवाब, आप सवाल का जवाब दीजिए या फिर आप ये कहोगे मैं विरोधी कोई भी हो सकता है, आप तो आप किसी पार्टी के नहीं, आप भी विरोधी हो सकते हैं। सर आप मेरे एक सवाल को टाल रहे हैं। सवाल ही पूछो, हम सवाल बताओ ना क्या है। सेक्शन 4 और 5 हटा के डीएलएफ का फायदा लिया गया, डीएलएफ को फायदा दिया गया, जमीन आवंटित की गई। कौन से सेक्शन 4 5 किसने किया? ये तो अब आप बताएंगे किसने किया। हमने, हमारे गवर्नमेंट में ऐसे नहीं हुआ, हमने अपनी गवर्नमेंट के टाइम में कोई ऐसा किसी को नहीं है। अब इस गवर्नमेंट में आने के बाद हुआ तो मेरे को पता नहीं है, पहले से हमारे से पहले गवर्नमेंट होते हैं, तो हमारी गवर्नमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। दिखाए ना भाई, दिखाए ना, दिखाए तो हमारे क्या का फायदा, बगैर बेस के कोई सवाल तक मायने। आप अपना ये जो 7 सवाल 7 डिपार्टमेंट 7 दिन आप शुरू करेंगे या अभी वैसे हमारे आप कहोगे तो आपका बेहतर हुआ, हर टाइम सबको भेज देंगे, सबको अगर मैं भेजूंगा आपके पास, सबके पास, अगर आप हर रोज छापोगे तो 2 दिन देखूंगा, और तीसरे दिन छापा मैं भेजना बंद कर दूंगा, और खाली भेज देंगे, छापो तो भेजूं भाई, मेरे से वायदा करो हम छापेंगे तो अच्छा है। सर ऐसा नहीं होता है, कई बार स्पेस का इशू होता है, जैसे चलो एक आधे नहीं सब बात स्पेस का इशू होता है, कभी त्योहारों में भी स्पेस का इशू होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नहीं होता, लेकिन भाई मनवीर मेरे को मालूम है, वो तुम्हारे अकेले के बस की बात भी नहीं है, तुम्हारे मालिक भी बैठे हैं, लेकिन मैं भेज दूंगा, अगर 2 दिन भेजूंगा, 2 दिन तक आप छापोगे तो फिर बेहतर वो 7 दिन भेजूंगा। आप भी सब्सिडी आप भी मैचिंग सरकार को जैसा नहीं भेजूंगा, मेरे कोई भाई 7 दिन तक 7 साल भेजना है बनाए। ये हरियाणा प्रभारी है विनोद तावड़े, हरियाणा बीजेपी प्रभारी है विनोद तावड़े। अच्छा, वो कहते हैं वैसे तो हमें बड़ी खुशी है कि हमारी सरकार है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि हरियाणा में कांग्रेस वैसे तो विपक्ष की बढ़ती है, पर विपक्ष नाम की चीज है नहीं। उन्होंने उल्टा, जैसे आप कह रहे हैं सरकार नाम की चीज नहीं, हरियाणा बीजेपी प्रभारी कह रहे हैं हरियाणा में विपक्ष नाम की चीज ही नहीं। अच्छा, फिर मैंने कुछ नहीं कहते नहीं है, महंगाई में नहीं, जो हरियाणा के सरकार के फैसलों की रिसर्च करके उसका विरोध कर सके, विरोध तो कर ही रहे, नहीं कर रहे ना, असेंबली कहते हैं कि ऐसा है, सरकार के कार्य नहीं कर पाया, ऐसा है। हमने नाम पहली बार सुना, नहीं विनोद तावड़े बोल रहे हैं, ठीक है, मैं समझ गया, मेरा जवाब सुनो। शायद विनोद तावड़िया जी ने विनोद जी ने शायद असेंबली का सेशन नहीं देखा, वो देखते जिस प्रकार से सरकार भागी वहाँ एक का जवाब भी नहीं दे पाई, तो उनको पता लग जाता विपक्ष क्या चीज है। हुड्डा साहब सरकार को जिस तरीके से उनसे ये मेरे को अगली बार आए तो गैलरी में बैठ के देखे हुड्डा साहब उनकी सरकार की परफॉर्मेंस पता लग जाएगी, या पिछली विधानसभा की सारी प्रोसीडिंग निकलवा के
पढ़ लें, जब पता लग जाएगी कि सरकार की परफॉर्मेंस क्या है। सर एक कोविड रिलीफ का कुछ भी रिलीज नहीं हुआ हरियाणा है जी? कोविड रिलीफ का जो कैजुअलिटी हुई थी आज भी सुनने में दिक्कत है मुझे उसके नहीं ये पूछ रहा है। हुड्डा साहब इधर हम जो पूछ रहे हैं वो आप तक पहुंच अरे मेरी ये बगल माइक के बीच में आदमी होगा। सर वहाँ से नहीं ऐसे जो ऊंचाई से आए ना आदमी, मतलब ऊपर वहाँ रोहतांग उस तक था, सोरेन तक, वहाँ तो वैसे सर हुड्डा कोविड रिलीफ का सरकार ने अनाउंस किया ये कह रहे हैं कोविड रिलीफ, वो तो भाई रिलीफ तो कहीं दिया ही नहीं है इन्होंने कोविड के। अब ये बात मानने के तैयार नहीं है ऑक्सीजन की कमी से आदमी में, वो बात मानने की तैयार नहीं है। डबल सैलरी की बात उससे उल्टा हो गया। असेंबली में मुख्यमंत्री ने कह दिया था नहीं, पहले शुरू में कह दिया भाई अपना जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, चाहे नर्सेज हैं, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे सफाई कर्मचारी हैं, उनको सबको हम डबल सैलरी देंगे। तो इनकी मंशा ही नहीं थी, तो उससे वापिस हो गए, तो आगे क्या उम्मीद रख रहे हो आप? इनकी मंशा नहीं है मेरी। हुड्डा साहब 7 साल सरकार को हो गया सर, 5 साल अकेले बीजेपी की सरकार थी, 2 साल से गठबंधन की सरकार है। आप अगर इनको तुलना के तौर पर देखें, किसे ज्यादा बेहतर मानते हैं या किसे जनता के लिए ज्यादा ठीक नहीं मानते? क्योंकि अब थोड़ा सा अंतर तो आया है, एक दूसरी पार्टी भी गठबंधन में है, तो इन दोनों की तुलना में भी अगर आपसे हम पूछे तो किस तरीके का क्या अंतर देखा आपने? करेला नीम चढ़ा। चल चाय पी के जा रहा हूँ।